नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुशील स्मार्ट स्टडी पर। और मैं हूं आपका दोस्त सुशील सिंह। दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने समास की जड़ों को समझा और शानदार ट्रिक्स देखी। और आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उससे साफ है कि अब समास आपके लिए कोई डर नहीं बल्कि आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक बन चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि अंजाम अच्छा तो सब अच्छा। और आज समाज का ये तीसरा और आखिरी लेक्चर है। और आज की ये क्लास एक ग्रैंड फिनाले की तरह है जिसमें हम उन बचे हुए हाई लेवल और सबसे कठिन प्रश्नों को खत्म करेंगे जो सीधा मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का करने वाले हैं। और दोस्तों, याद रखना कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आज ये कमर कस के बैठिए और इस क्लास के खत्म होने तक जो है समाज का एक भी ऐसा कोना नहीं बचेगा जो आपने पढ़ा ना हो। और आज के इस लेक्चर में हम न केवल यूनिक एमसीक्यू करेंगे बल्कि मैं आपको उसके साथ साथ अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता रहूंगा। और आज हम समाज के जितने भी एग्जेप्शंस हैं उनका तो पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चिंता मत कीजिए। आज की क्लास में मैं उनका निचोड़ भी शामिल करूंगा। और आपकी कॉपी और कलम भाई साहब वो ना भूलिए, कॉपी कलम को उठा लीजिए, क्योंकि आज सुशील स्मार्ट स्टडी पर समास का द एंड होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला और शानदार लेक्चर। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक सही गाइडेंस मिलता रहे। और आपको सक्सेस होना है और इस बार वैकेंसी तो एकदम बम्फर आ रही है, तो आपको इस बार तो बिल्कुल नहीं चूकना है, सिलेक्शन लेके ही रहना है। तो भाई साहब, सुशील स्मार्ट स्टडी आपके साथ है और आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा, ये कसम हमने खाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कृष्ण सर्प शब्द में कौन सा समास है? देखिए, कृष्ण सर्प का सबसे पहले तो समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा कृष्ण है जो सर्प। और कृष्ण का मतलब होता है काला, मतलब काला है जो सांप। और यहां जो कृष्ण है मतलब काला शब्द जो है ये सांप की विशेषता बता रहा है। और व्याकरण के अनुसार अगर हम समझे तो जहां विशेषण और विशेष का मेल होता है वहां जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे हम और एग्जांपल लें तो जैसे नीलोत्पल। नीलोत्पल का मतलब होता है नीला है जो कमल, ये इसको आप नील कमल भी कहते हैं। साथ ही में उसी तरह महाराज, महाराज का अगर हम विग्रह करें तो महान है जो राजा। तो ये सभी जो है आपके जी बिल्कुल कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुनिवर या नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम मुनिवर का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा मुनियों में है जो वर। वर का मतलब श्रेष्ठ। और नरोत्तम की बात करें तो नरोत्तम का समास विग्रह होगा नरों में है जो उत्तम। तो देखिए यहां पर कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है विशेषता बताई जा रही है, मतलब एक जो है पद विशेषण है तो दूसरा विशेष है। और यहां जो मुनि है और नर है ये दोनों ही क्या है? ये विशेष है, मतलब इन दोनों की विशेषता बताई जा रही है। और क्या है? तो मुनि जो है ये श्रेष्ठ है, उसी तरह नर जो है ये उत्तम है। तो ये इनकी विशेषता हुई। तो जो शब्द जो है जिसमें विशेषण और विशेष दोनों हो तो उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। और आप चीज ये याद रखना कि अगर विकल्प में कर्मधारय ना हो तो इसे आप सप्तमी तत्पुरुष भी मान सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठता बताने के कारण जो है इसको कर्मधारय ज्यादा सही माना जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, देशांतर या ग्रामांतर शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, अगर हम देशांतर शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा अन्य देश, मतलब किसी दूसरे देश की बात हो रही है। साथ ही में अगर हम ग्रामांतर का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा अन्य ग्राम, मतलब कोई दूसरा गांव। और इस समास में जो अंतर शब्द का अर्थ है वो अन्य है, मतलब कोई दूसरा होता है। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो है जब विशेषण पद मतलब अंतर बाद में आए और विशेष पहले आए तो वहां जो है मयूर व्यंस कादि समूह आता है। और लगभग बच्चे क्या करेंगे कि इसका समास विग्रह करेंगे देशों के बीच अंतर, और ये समझकर जो है वो संबंध तत्पुरुष लगा देते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ जो है वो है दूसरा देश। और याद रखना कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो जिस शब्द के अंत में अंतर जुड़ा हो तो वह जो है इसी समास का उदाहरण होता है। जैसे अगर हम बात करें भाषांतर, भाषांतर का मतलब है अन्य भाषा। उसी तरह रूपांतर की बात करें तो अन्य रूप।
उसी तरह अगर हम कालांतर की बात करें तो अन्य काल। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम चिड़ीमार शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा चिड़िया को मारने वाला। और जहां भी कोई भक्ति आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो जो है कर्म तत्पुरुष है। और देखिए इस शब्द में कोई भक्ति का लोप हुआ है जो कि कर्म कारक का चिन्ह दिखा रहा है, और कर्म कारक की विभक्ति होती है को। तो जहां भी आपको को दिख जाए, अगर विग्रह कर रहे हैं तो को शब्द को विभक्ति आपको दिखे तो वहां पर सीधा सा कर्म कारक होगा। और इस शब्द में जो है कोई भक्ति का लोप हुआ है जो कर्म कारक का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म तत्पुरुष समास। उसी तरह हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पॉकेट मार, तो पॉकेट मार का जो समास विग्रह होगा पॉकेट को मारने वाला मतलब चुराने वाला। तो यहां भी कोई भक्ति आपको दिख गई, विग्रह करने पर जैसे ही आपको कोई भक्ति दिखे तो आपका कर्म तत्पुरुष होगा। उसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गगनचुंबी, तो इसका विग्रह करेंगे तो आएगा गगन को चूमने वाला। तो यहां भी आपको कोई भक्ति दिख रहा है। साथ ही में सुख प्राप्त, तो इसका विग्रह होगा सुख को प्राप्त। तो इन सभी में कोई भक्ति का जो है लोप हो रहा है, और जहां भी कोई भक्ति आपको दिखे तो वो आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह भाई साहब होगा पुरुषों में है जो उत्तम। और आप जानते हैं जहां भी किसी की विशेषता बताई जाए, मतलब विशेषण और विशेष जैसे आपके शब्द दिख जाएं, तो वहां जो है आपका कर्मधारय समास होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसमें कर्मधारय समास में विशेषण पहले आएगा। जैसे अगर हम बात करें नीलकमल, है ना, लेकिन यहां पुरुष जो है एक संज्ञा है, तो यहां पुरुष पहले आया है, और उत्तम जो है विशेषण है, ये बाद में है। तो इसलिए इसे जो है विशेष पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। क्योंकि यहां जो है एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, इसलिए मुख्य रूप से जो है यह कर्मधारय है। साथ ही में कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पुरुषों में उत्तम जो है विग्रह करके तत्पुरुष लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए कि जहां है जो का भाव आ जाए, है जो, तो वहां जो है कर्मधारय श्रेणी होगी। जैसे हम बात करें मुनिवर, तो मुनिवर में जो इसका विग्रह करेंगे तो आएगा मुनियों में है जो श्रेष्ठ। वैसे नरोत्तम, नरों में जो है उत्तम। तो ये सभी जो है आपके कर्मधारय तत्पुरुष का एग्जांपल्स हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय तत्पुरुष। लेकिन आपको याद रखना है विकल्प में कर्मधारय ना हो तो इसे जो है आप अधिकरण तत्पुरुष में भी रख सकते हैं। लेकिन व्याकरणिक गहराई में अगर हम देखें तो ये कर्मधारय का सबसे विशिष्ट भेद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबल या सदेह शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम सबल शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा बल के साथ है जो। मतलब यहां किसी दूसरे व्यक्ति की छवि आ सकती है कि बल के साथ है जो, और जब सा या सह उपसर्ग का प्रयोग सहित के अर्थ में हो और वहां समस्त पद किसी संज्ञा की विशेषता के रूप में कार्य करे तो उसे जो है तुल्य योग बहुब्री कहते हैं। और छात्र अक्सर जो है स उपसर्ग देखकर इसे अव्यय भाव समझ लेते हैं। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो जैसे सपरिवार, तो इसका समास विग्रह है परिवार के साथ है जो। वैसे दूसरा एग्जांपल और लें तो सचेत, सचेत का मतलब विग्रह करेंगे तो चेतना के साथ है जो, है ना। तो ये सभी एग्जांपल जो हैं तुल्य योग बहुब्रीहि समास के हैं, क्योंकि यहां पर सह उपसर्ग का प्रयोग सहित के अर्थ में मतलब साथ के रूप में हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुल्य योग बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुंभकार या चर्मकार शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम कुंभकार शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा कुंभ को बनाने वाला। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। वैसे अगर हम चर्मकार का समास विग्रह करें तो चर्मकार का समास विग्रह होगा चर्म को करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला। तो अगर किसी समास का उत्तर पद ऐसा हो कि जिसका स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं किया जा सके, जैसे कार है तो कार का अर्थ यहां बनाने वाला है जो कि अकेले प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता, तो उसे जो है उपपद तत्पुरुष कहते हैं। और बच्चे करते क्या हैं, अक्सर इसे कर्म तत्पुरुष समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो समास विग्रह करने पर कुंभ को बनाने वाला मान लेंगे। तो यहां पर कार का एक प्रत्यय की तरह काम कर रहा है और स्वतंत्र शब्द भी नहीं है, तो इसलिए यह जो है उपपद की श्रेणी में आएगा। जैसे अगर हम अन्य एग्जांपल की बात करें तो जलद, जल देने वाला। वैसे अगर बात करें नभचर तो आकाश में चरने वाला।
और उसी तरह अगर बात करें कृतक की तो उपकार मानने वाला। तो ये सभी जो है आपके उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपपद तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलादान शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम तुलादान शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा तुला के बराबर दिया जाने वाला दान। और इस समास में जो है केवल विभक्ति चिन्ह के का लोप नहीं हुआ है, बल्कि बराबर दिया जाने वाला जैसे पूरे वाक्यांश का लोप हो गया है। और जब समस्त पद बनाते समय विभक्ति के साथ साथ बीच के अन्य पद भी जो है गायब हो जाएं तो उसे जो है लुप्त पद या मध्यम लोपी पद जो है तत्पुरुष कहते हैं। और साथ ही में बच्चे भाई साहब बहुत गलतियां कर देते हैं, अगर वो सही से नहीं पढ़े तो यहां बच्चे क्या करेंगे कि तुला का दान समझकर जो है इसे तत्पुरुष समास लगा देंगे, क्योंकि यहां जो विभक्ति है वो का उनको दिख जाती है कि तुला का दान, जबकि तुला तो तराजू का दान नहीं किया जा रहा भाई साहब, बल्कि उसके वजन के लिए बराबर वस्तु का दान किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर तो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर बी है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। और अगर हम अन्य एग्जाम्पल की बात करें जैसे पवन चक्की, तो पवन से चलने वाली चक्की, तो यहां पर आपका जो है अगर सा सी से दिख जाए तो आपका तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास? तो वो आपका होगा कर्ण तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुप्त पद तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सरसिज शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम सरसिज शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा सरिस जयते। सरिस का मतलब तालाब में और जयते का मतलब है जन्म लेने वाला। देखिए संस्कृत में सरस का मतलब तालाब शब्द की सप्तमी विभक्ति सरिस होती है। और जब हम सरसिज बोलते हैं तो सरिस की विभक्ति जो में है वो सुरक्षित रहती है और उसका लोप नहीं होता। जहां कारक चिन्हों या विभक्तियों का लोप ना हो तो उसे अलूक तत्पुरुष कहते हैं, है ना। और बच्चे क्या करेंगे कि इसे सर और जा, क्योंकि वो सरसिज को करेंगे सर प्लस सर धन जा समझकर जो है इसे उपपद तत्पुरुष समझ लेते हैं। लेकिन सरस में जो विभक्ति का अंश है वो मौजूद रहता है। जैसे बात करें खेचर, तो खेचर का समास विग्रह होगा आकाश में विचरण करने वाला, है ना। उसी तरह हम बात करें वाचस्पति, वाणी का पति, उसी तरह आत्मनेपद या युधिष्ठिर, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल अलग अलग हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलूक तत्पुरुष समास। और अगर आपको विकल्प में अलुक्त ना हो तो आप बहुब्री भी मान सकते हैं, क्योंकि कमल के अर्थ में बहुब्री भी सही माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलोक तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचगंगम शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम पंचगंगम का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा पांच गंगाओं का समूह। और आप जानते हैं कि जहां पहला पद संख्यावाची हो और वो अगर किसी के समूह का बोध कराए तो वहां द्विगु समास होता है। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि संस्कृत व्याकरण के नदीसभिच सूत्र के अनुसार जब किसी नदी के नाम के साथ संख्यावाचक शब्द जुड़ता है तो वहां द्विगु ना होकर अव्ययी भाव समास होता है ना। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, होमगार्ड में ये प्रश्न अक्सर बच्चों को फंसाने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि छात्र जो है पंच जैसे देखेंगे तो उनके दिमाग में पांच संख्या दिखेगी और वो पांच देखकर तुरंत द्विगु पर टिक कर देंगे, जबकि ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय भाव समास। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो द्वियमुनम, तो इसका विग्रह होगा दो यमुनाओं का समूह, है ना। वैसे है सप्तम नर्दनम, नर्मदम, तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्यय भाव समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम वनमानुष शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा वन में रहने वाला मानुष। अब कुछ बच्चे जैसे ही देखेंगे कि इनको इसमें में विभक्ति दिख गई तो वो जो है अधिकरण तत्पुरुष समझ लेंगे, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर हम समझें तो मानुष वन के अंदर नहीं होता है भाई साहब, है ना, बल्कि वह वन का निवासी होता है ना। और आप याद रखिएगा कि अधिकरण कारक तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें में का लोप नहीं हुआ है, बल्कि इसमें में के साथ साथ रहने वाला जैसे पूरे अर्थबोधक पद का लोप हुआ है। और जहां भी विभक्ति के साथ साथ बीच का पूरा पद गायब हो जाए तो उसे जो है लुप्त पद या मध्यम लोपी तत्पुरुष कहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्त पद तत्पुरुष समास।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कृत आकृत या कृताकृत शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा किया हुआ और बेकिया, मतलब अधूरा छोड़ा हुआ। और आप याद रखिएगा कि जब एक ही वस्तु या कार्य की दो परस्पर विरोधी अवस्थाओं को जो है एक साथ दिखाया जाए तो उसे जो है विशेषणोभय पद कर्मधारय कहते हैं। चूंकि कुछ बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि यहां कृत किया हुआ समझकर और न आकृत, ये दोनों विपरीत शब्द देख लेंगे और इसे जो है द्वंद्व समास समझ लेंगे। लेकिन द्वंद्व में दो अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, जैसे हार या जीत। जबकि यहां जो है एक ही कार्य की विशेषता बताई जा रही है कि वह जो है आधा हुआ है और आधा नहीं। तो इस समास में जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास, है ना, क्योंकि यहां विशेषता बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है खेचर शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम खेचर शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा खेचरित। और खे का मतलब होता है आकाश में और चरित का मतलब होता है विचरने वाला। तो अगर हम समान तत्पुरुष समास में अगर देखें तो जो बीच की विभक्ति होती है जैसे में, का और से, ये जो है गायब हो जाती है। लेकिन जो अलुक तत्पुरुष है तो अलुक तत्पुरुष में जो संस्कृत की जो विभक्ति है ये शब्द के अंदर ही रहती है, तो इसलिए जो है ये अलुक तत्पुरुष होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम वज्रदेह शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा वज्र के समान देह। और जहां भी अगर उपमेय और उपमान मतलब विशेषण और विशेष जैसे शब्द आ जाएं तो वहां जो है कर्मधारय समास होता है। और यहां जो है शरीर की तुलना की जा रही है कि शरीर की विशेषता बताई जा रही है कि शरीर जो है वो वज्र के समान है। और जहां भी अगर आपको समान या रूपी शब्द दिख जाए तो वो आपके कर्मधारय ही होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है चर अचर शब्द में कौन सा समास है? तो चर अचर का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा जो चर है और जो अचर है ना। और जब भी अगर एक ही संज्ञा के लिए दो परस्पर विरोधी विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तो उसे जो है विशेषणोभय पद कर्मधारय कहते हैं। और यहां जो है चर, चर का मतलब है चलने वाला, और अचर इसका मतलब है स्थिर। और दोनों विशेषण जो है ये मिलकर पूरी सृष्टि की विशेषता बता रहे हैं। तो जो है ये आपका कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पितरो शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम पितरो शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा माता चा पिता चा, मतलब माता और पिता। और आप जानते हैं कि अगर पितरो जैसे हम कहते हैं तो कहने से यहां पर माता और पिता ये दोनों का बोध हो रहा है। और आप याद रखिएगा कि जब द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष बचता है और वह जो है अपने साथ लुप्त हुए पद का भी बोध कराए तो उसे जो है एक शेष द्वंद्व कहते हैं। और याद रखिएगा पहचानने के लिए कि इसमें जो है अक्सर पुल्लिंग शब्द ही शेष बचता है और वह जो है द्विवचन में होता है। जैसे इसी की तरह हम दूसरा एग्जांपल लें तो भ्रतरो, भ्रतरो मतलब भाई और बहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक शेष द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाथ पांव शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम हाथ पांव शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा हाथ और पांव आदि, मतलब शरीर के अंगों का समूह। और आप जानते हैं कि जब द्वंद्व समास के दोनों पद जो हैं ये अलग अर्थ देने के साथ साथ एक समूह का बोध कराते हैं तो उसे जो है समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाहार द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? तो अगर हम वाग्दत्त शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा वाचा दत्त, मतलब वाणी द्वारा दिया गया। और यहां जो वाग है इसका मतलब वाणी है और दत्त का मतलब है दिया गया। तो अगर इसका विग्रह करने पर द्वारा या से विभक्ति का लोप हो तो वह जो है कर्ण तत्पुरुष होता है। और आप जानते हैं जो कारक है वो 8 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, है ना, ये सभी कारक के भेद हैं। और जो कर्ता कारक है ये तृतीय विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है खग शब्द में कौन सा समास है?
तो अगर हम खग शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा ख में ग। ख का मतलब होता है आकाश में और ग का मतलब होता है गमन करने वाला। तो यहां जो गा है ये एक ऐसा पद है जिसका भाषा में स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन खा के साथ जब जुड़ जाता है तो यह गमन करने वाला अर्थ देता है। और जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद कोई ऐसा कृदंत, कृदंत का मतलब आप लोग जानते होंगे, तो कृदंत हो जो स्वतंत्र रूप से ना आए तो उसे जो है उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। और चूंकि खग का अर्थ पक्षी होता है इसलिए कई बच्चे जो है इसे बहुब्री समास मान लेते हैं, लेकिन व्याकरणिक संरचना के आधार पर यह जो है पहले उपपद तत्पुरुष है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, उपपद तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है लाल पीला शब्द में कौन सा समास है। तो लाल पीला शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा जो लाल है जो पीला है ना। और जब किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति की दो अवस्थाओं या गुणों को जो है एक साथ बताया जाए तो वहां जो है विशेषणों भय पद कर्मधारय होता है। और यहां बच्चे करेंगे क्या कि दो रंगों के बीच योजक चिन्ह देख लेंगे और इसे जो है द्वंद्व समास समझ लेंगे। लेकिन यदि यह जो है शब्द किसी व्यक्ति के गुस्से की अवस्था को बताए तो यहां जो है दोनों विशेषण एक ही आधार के लिए हैं, इसलिए जो है यह कर्मधारय होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है द्विगंगम या पंचनंदम शब्द में कौन सा समास है। तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो द्विगंगम का समास विग्रह होगा दो गंगाओं का समूह। और आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के नदीभिष्ट सूत्र के अनुसार यदि किसी संख्यावाचक शब्द का मेल जो है ये किसी नदी के नाम के साथ हो तो वह जो है द्विगु समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास बन जाता है ना। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये यूनिक क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है अनहोनी शब्द में कौन सा समास है। तो अगर इसका हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा ना होनी, मतलब जो ना होने वाली हो। और आप जानते हैं कि जब किसी शब्द का पहला पद जो है ये नकारात्मकता का बोध कराए, जैसे अ, अन, ना, गैर, तो वो जो है नए तत्पुरुष होता है। और छात्र जो है ये अनुपसर्ग मानकर जो है इसे अव्ययी भाव समास मान लेते हैं। लेकिन नियम तो यह है कि यदि उपसर्ग केवल ना अभाव का बोध कराए, है ना, कि जहां पर नकारात्मकता का बोध हो रहा हो तो प्राथमिकता जो है आपको नए तत्पुरुष की देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है आत्मनेपद शब्द में कौन सा समास है। तो जो आत्मनेपद है इसमें जो है अलुक तत्पुरुष समास है। और मैंने आपको बताया कि अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रगल्भ या प्रपितामह शब्द में जो है कौन सा समास है। तो देखिए आप जानते हैं कि जहां भी प्रा या परा या अप या सम जैसे उपसर्गों का प्रयोग हो और ये विशेषण की तरह हो, है ना, और उत्कृष्ट या अधिक या बुरा बताने के लिए किया जाता है तो वहां जो है प्रादि तत्पुरुष होता है। और बच्चे करेंगे क्या कि अक्सर किसी भी शब्द के आगे अगर उनको उपसर्ग जैसे प्रा देख लिया तो वो आंख बंद करके जो है अव्ययी भाव समास लगा देते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर उपसर्ग विशेषता बता रहा हो, है ना, जैसे प्रा, प्रा का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ, तो वहां जो है ये तत्पुरुष समास का है हिस्सा। और साथ ही में अव्यय भाव में जो है उपसर्ग पूरे शब्द को जो है अव्यय बना देता है। जैसे अगर हम कुछ और एग्जांपल की बात करें तो कुपुत्र, कु का मतलब होता है बुरा और पुरुष का पुत्र का मतलब होता है बेटा, वैसे ही कुपुरुष, सुपुत्र और प्राधानाचार्य, तो ये सभी जो हैं आपके प्रादि तत्पुरुष के उदाहरण हैं। साथ ही में एक चीज याद रखना कि अगर विकल्प में प्रादि ना हो तब जो है इसे आप सामान्य तत्पुरुष के अंतर्गत मान सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रादि तत्पुरुष समास। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूनिक वीडियोस लाते रहेंगे।
ताकि आप भी जो आपकी तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। तो प्लीज अपने ये दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, है ना। तो प्लीज जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रपौत्र शब्द में कौन सा समास है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब जो है प्र, कु, सु, दु जैसे उपसर्ग किसी संज्ञा के साथ जुड़कर जो है उसकी विशेषता जैसे उत्कृष्टता, हीनता या संबंध बताएं, तो वहां जो है प्रादि तत्पुरुष होता है। और आप लोग बिल्कुल ये गलती मत करना कि आप जो है इसे अव्यय भाव समझकर जो है टिक कर दो, क्योंकि आप जैसे ही आप प्रा, प्रति ये सब देखोगे तो तुरंत आपके मन में अव्यय भाव समास का जो है उदाहरण आएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो है संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे प्रा है, प्रा का मतलब जो होता है उत्कृष्ट या महान होता है ना। वैसे कु, कु का मतलब उसकी हीनता का यहां पर अर्थ है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप जो है वहां पर प्रादि तत्पुरुष समास को टिक करेंगे, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रादि तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कुपुरुष या सुपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा कुत्सित है जो पुरुष। कुपुरुष का समास विग्रह होगा कुत्सित। कुत्सित का मतलब होता है बुरा, तो बुरा है जो पुरुष। या अगर हम सुपुत्र का विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा सु है जो पुत्र। सु का मतलब होता है अच्छा है जो पुत्र। तो अभी इससे पहले जिस मैंने बताया कि जैसे ही आपको प्रा, परा, कु, सु जैसे उपसर्ग जो है ये संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताएं, जैसे उसकी अच्छाई, बुराई या श्रेष्ठता बताएं, तो उसे जो है प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। तो आप जो है कु या प्रा, सु देख के ये मत समझना कि ये जो है उपसर्ग है और इसे अव्यय भाव समझ लो, तो ये अव्यय भाव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां जो है ये विशेषता नहीं बता रहा है। जबकि जो है प्रादि तत्पुरुष इसमें जो है विशेषता बताई जा रही है। और हां, अगर विकल्प में प्रादि ना हो तो आप इसे जो है कर्मधारय का भी एक उपभेद मान सकते हैं, क्योंकि यहां जो है कु और सु ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रादि तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पर्णशाला शब्द में कौन सा समास है। तो अगर हम पर्णशाला शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा पर्ण से बनी हुई शाला। मतलब पर्ण का मतलब होता है पत्तों, तो पत्तों से बनी हुई शाला। और आप जानते हैं कि सामान्य तत्पुरुष समास में केवल कारक चिन्ह जैसे का, के, से का लोप होता है, लेकिन इस उदाहरण में जो है विभक्ति चिन्ह के साथ साथ बनी हुई जैसे पूरे अर्थबोधक शब्द का भी लोप हो रहा है। और जब समस्त पद बनाते समय बीच का पूरा पद ही गायब हो जाए तो उसे जो है लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं, है ना। तो आप ये बिल्कुल मत करना कि पत्तों की साला मानकर जो है आप संबंध तत्पुरुष लगा दो, है ना, जो कि यहां पर जो है साला पत्तों की मालिक नहीं है ना, बल्कि उससे निर्मित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्त पद तत्पुरुष समास। और याद रखना इसे जो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुप्त पद तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मर्मज्ञ या तटस्थ शब्द में कौन सा समास है। तो अगर हम मर्मज्ञ शब्द का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा मर्म को जानने वाला, है ना। उसी तरह तटस्थ शब्द का अगर हम विग्रह करें तो तट पर स्थित रहने वाला। और आप जानते हैं कि अगर समास का उत्तर पद जो है वो कोई ऐसा अंश हो जिसका स्वतंत्र रूप से भाषा में कोई प्रयोग ना किया जा सके, जैसे ज्ञा है, तो ज्ञा जो है इसका मतलब है जानने वाला। और स्थ की बात करें तो स्थ का मतलब है स्थित रहने वाला। और ये दोनों जो हैं ये अकेले नहीं बोले जाते, ये हमेशा किसी शब्द के पीछे जुड़कर ही जो है ये अर्थ देते हैं। तो ऐसे समास को जो है उपपद तत्पुरुष कहते हैं। और यहां बच्चे क्या करेंगे कि जो है इसका विग्रह करेंगे मर्म को जानने वाला, और उसे जो है कर्म तत्पुरुष समास समझ लेंगे। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जब इसका क्रियावाची शब्द अगर हम देखें जैसे ज्ञा, स्थ, ज या दा और छोटा और आश्रित हो तो उसे जो है उपपद की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपपद तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारा समास का पूरा टॉपिक क्लियर होता है, और हमने इन 3 लेक्चर्स में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हर उस सवाल को कवर किया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मुझे गर्व है आप पर कि आपने अंत तक रहकर जो है अपनी तैयारी को मजबूत किया।
और अब बारी है इस सीरीज के आखिरी होमवर्क क्वेश्चन की। तो आज का चैलेंजिंग सवाल है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, और अपना जवाब जो है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे सुशील स्मार्ट स्टडी के कितने शेर जो हैं इस सवाल का सही स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि किताबें सबके पास होती हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो उन्हें पढ़ने का जज्बा रखता है। और आपने ये 3 दिन जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और समाज का कोई सवाल आपके सामने आएगा, तब आपको ये क्लासेस याद आएंगी और आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी, और वही मुस्कान मेरी असली जीत है। तो कल से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, संधि या अलंकार। और जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे कल उसी की क्लास होगी, है ना। और अगर आपको मेरी या 3 दिन की मास्टर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जो है जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता के सपनों के लिए लड़ते रहिए। तो मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।